हेलो बच्चों, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम कंपास नेविगेट एग्जाम प्लान फ्यूचर। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे एमपी बोर्ड क्लास 10 की सोशल साइंस की लेक्चर सीरीज को, जहां हम सोशल साइंस के पूरे सिलेबस को बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सिंपल और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है आप सबसे, क्या सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाना ही डेवलपमेंट है? अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है और बेटर फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो क्या हम उसे डेवलप कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं? दोस्तों, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम या पैसा नहीं होता। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के मायने, डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे डेवलपमेंट के बारे में एग्जाम्पल के साथ, डेवलपमेंट क्या होता है। देन हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब होता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट। देन हम बात करेंगे जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, अलग अलग देश होते हैं, उनके डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर किया जाता है। हम कैसे कंपेयर करते हैं ये कंट्री दूसरी कंट्री से ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है इनकम, मोर प्रिसाइसली पर कैपिटा इनकम। फिर हम जानेंगे इनकम के अलावा भी कुछ दूसरे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को कंपेयर किया जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट को जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कंट्रीज़ को रैंक करती है डेवलपमेंट के बेसिस पे। जो कंट्री जितनी ज़्यादा डेवलप होती है उसकी रैंकिंग हाई होती है, ठीक है, और जो कम डेवलप होती है उसकी रैंकिंग लो होती है। लास्ट में हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अच्छा, अगर तुम्हें जानना है कि सोशल साइंस की तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस और पेपर का पैटर्न क्या है, तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करा है बिल्कुल डिटेल में। और साथ ही साथ इस चैप्टर में, डेवलपमेंट वाले चैप्टर से सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो फोकस करना डेफिनेशंस एंड एक्सरसाइज पर। तो अपनी नोटबुक और पेन रेडी कर लो और शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम वाले तरीके से। डेवलपमेंट का मीनिंग, ओके। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस इन आवर प्रेजेंट लिविंग कंडीशन। सिंपल सी डेफिनेशन डेवलपमेंट की, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस इन आवर प्रेजेंट लिविंग कंडीशन। डेवलपमेंट जो होता है पूरी लाइफ चलता रहता है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। मतलब जो डेवलपमेंट होता है उसी के अंदर ग्रोथ, अचीवमेंट ये सब आ जाते हैं। हम चाहते हैं हमारा लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो। आज हम जैसे हैं कल हम उससे बेहतर हों। आज हम जितना कमाते हैं कल हम उससे ज़्यादा कमाएं। अगर आज मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ, मैं चाहूँगा कल मेरा खुद का मकान हो, तो आज मैं जो हूँ कल मैं उससे बेहतर हूँ। यही होता है डेवलपमेंट। ये एक वास्ट टर्म होता है जिसमें इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी आ जाते हैं। डे बाय डे हमें बेहतर करना है, यही है डेवलपमेंट। मैं चाहूँगा भाई मुझे अच्छे हॉस्पिटल मिले, मुझे अच्छे स्कूल मिले जहाँ पे मेरे बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें, बिल्डिंग्स अच्छी हों, रोड्स अच्छे हों मेरे देश के, ठीक है। तो यही आता है डेवलपमेंट में। देन एक क्वेश्चन आता है, जो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है वो हर किसी के लिए अलग होता है। हो सकता है जो मेरे लिए डेवलपमेंट हो वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं एक लैंडलेस लेबर का। लैंडलेस लेबर ये वो लोग होते हैं, ये ऐसे किसान होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती, जो किसी दूसरे के खेत पे काम करते हैं, ओके, और बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं। तो भाई मैं ऐसा किसान हूँ, मेरे पास खुद की ज़मीन नहीं है, मैं दूसरे की खेत पे काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो काम करने के। मुझे जो वेजेस, जो दिहाड़ी मिलती है वो अच्छी हो, ठीक है। अगर आज मुझे 100 रुपये मिल रहा है तो कल मुझे 200 रुपये मिले कम से कम। तो एक लैंडलेस लेबर के लिए ये होते हैं डेवलपमेंट गोल्स। देन हम बात करते हैं एक प्रोस्पेरस फार्मर की। प्रोस्पेरस फार्मर ये एक अमीर किसान है, ठीक है। इसके पास बहुत बड़े खेत होते हैं जिसके ऊपर ये लोगों को लगाता है खेती करवाने के लिए, ओके, अपनी फसल को कल्टिवेट करवाने के लिए। ट्रैक्टर का यूज़ होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, फर्टिलाइजर का यूज़ करता है। तो एक अमीर किसान चाहेगा जो मेरे खेत पे काम करने वाले लोग हैं उनको जो लेबर, जो दिहाड़ी देनी पड़ती है वो मुझे कम से कम देनी पड़े। जो क्रॉप्स मैंने मेरे खेतों पे, मेरे फील्ड्स पे, मेरे फार्म पे उगाई हैं उसका मुझे बहुत अच्छा प्राइस मिले मार्केट के अंदर। तो अगर अपन देखें, एक अमीर किसान चाहता है उसको चीप लेबर मिले, वहीं जो उस अमीर किसान के खेत पे काम करने वाला गरीब किसान है वो चाहता है उसको एक अच्छी वेजेस मिले। तो डेवलपमेंट के मायने हर किसी के लिए अलग होते हैं। वहीं अगर अपन देखें एक रूरल वुमेन, रूरल का मतलब होता है गाँव वाला एरिया, और वुमेन होती है औरत, ठीक है। तो ऐसी वुमेन जो गाँव में रहती है वो चाहेगी मुझे इक्वल राइट्स मिले, समान अधिकार मिले। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। फ्रीडम मिले खुद के डिसीजन लेने की, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और डिसीजन अपने खुद के निर्णय, ठीक है।
वहीं अगर अपन एक अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें, अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है बेरोजगार। अब भाई मेरे पास जॉब नहीं है, मैं क्या चाहूँगा, मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मुझे एक परमानेंट जॉब मिल जाए। मैं जब काम करूँ मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे, ऐसा ना हो कि आज काम करा आज पैसे नहीं मिले, ऐसा ना हो। भाई मुझे परमानेंट जॉब भी हो और रेगुलर इनकम आती रहे। वहीं अगर अपन ट्राइब्स की बात करें, ट्राइब्स जो होते हैं ये बेसिकली आदिवासी होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। तो आदिवासी चाहेंगे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, यानी खेती बाड़ी करने के लिए। ट्राइब्स को प्रोटेक्शन मिले डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हटाना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जंगलों को काट दिया जाता है तो जो आदिवासी होते हैं उन्हें डिस्प्लेस कर दिया जाता है, अपनी जगह से हटा दिया जाता है। तो ट्राइब्स के लिए तो ये डेवलपमेंट होगा, भाई ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हो मेरे पास जिसके ऊपर मैं खेती बाड़ी कर सकूँ और मुझे डिस्प्लेस नहीं करा जाए मेरे जंगलों से। दो बातें तो क्लियर है, टू थिंग्स आर क्लियर। पहली, भाई जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, डेवलपमेंट विकास के जो मायने होते हैं वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। और दूसरी, भाई मेरे लिए जो डेवलपमेंट है हो सकता है वो सामने वाले के लिए, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो, डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, ओके, घातक। इसके अलावा याद रखिए सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया था, कभी कभी 1 मार्कर्स में पूछ लेता है इस टाइप की चीज़ें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अपन एक डैम का और ट्राइब्स का एग्जाम्पल देखते हैं। एज्यूम कर लिए एक जगह है जहाँ पर डैम बनने वाला है, ठीक है। अब डैम बनाया जाएगा इस ज़मीन के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर ट्राइब्स रहते हैं। तो इस डैम का बनना जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो इस डैम का बनना बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी फैक्ट्रीज के लिए 24 आवर्स, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उनका बिजनेस अच्छे से चलेगा। वहीं अगर अपन बात करें जिसकी ज़मीन पर यह डैम बनाया जा रहा है, जो ट्राइब्स हैं, जो विलेजर्स हैं, उनके लिए तो ये डिस्ट्रक्शन है। क्यों? क्योंकि वो उस ज़मीन पर रहते हैं, वहाँ उनका घर है, वहाँ पर उनका काम धंधा है, मतलब वहाँ पे वो खेती बाड़ी करते हैं, ओके, उनका लाइवलीहुड है वहाँ पे। इससे क्या होगा, उनका जो लाइवलीहुड है, जो उनकी डेली लाइफ है वो इम्पैक्ट होगी, उन्हें उनकी ज़मीन से डिस्प्लेस हटा दिया जाएगा, उनका काम धंधा बंद हो जाएगा। तो डैम का बनना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, वहीं ट्राइब्स के लिए जो ज़मीन पर रहते हैं, जिस ज़मीन पर डैम बनेगा उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर आप PDF चाहते हो इस लेक्चर की तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ओके, वहाँ पे मैं PDF अपलोड कर देता हूँ। और अगर मुझे कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट यानी कंट्री का डेवलपमेंट, कंट्री का विकास। तो नेशनल डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सोशल डेवलपमेंट यानी समाज का विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पब्लिक के पास पैसे हो, समाज के पास पैसे हो खर्च करने के लिए, एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो कल्चर्स होते हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, लाइक मुस्लिम कल्चर हो गया, ठीक है, हिंदुओं का कल्चर हो गया, क्रिश्चियन पंजाबी कल्चर हो गया, जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या होगा, उर्दू कल्चर कैसा होता है, ठीक है, सिंधियों का क्या कल्चर होता है, अलग अलग ट्राइब्स होती हैं उनका कल्चर क्या है। तो जो ये डिफरेंट कल्चर्स होते हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हो तो ये कहलाता है कल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट सिंपली मीन्स कल्चर्स का प्रोटेक्शन होना। जिस तरह अभी हमने बात करी थी, जो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है वो हर शख्स के लिए अलग होता है, उसी तरह कंट्री के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग, विकास का मीनिंग लोगों की राय में अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग चाहते हैं इंडस्ट्रीज बने, वहीं कुछ लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लैंड आए एग्रीकल्चर के लिए। इंडस्ट्रीज कौन चाहेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट। एग्रीकल्चर के लिए लैंड किसे सबसे ज़्यादा चाहिए होगी? फार्मर्स को, ओके। वहीं कुछ लोग चाहेंगे कि भाई फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट है उनका प्रोटेक्शन हो, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण और फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो अगर हमें कंट्री का यानी देश का विकास करना है, नेशनल डेवलपमेंट करना है, तो हमें एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता चूज़ करना पड़ता है जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, फ़ायदेमंद हो, ओके। एक ऐसा रास्ता चूज़ करिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो। देश में एजुकेशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, इन्फ्लेशन कम हो किसी भी कंट्री में, ये कुछ साइन होते हैं नेशनल डेवलपमेंट के। तो हम कह सकते हैं कंट्री की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जब कंट्री अपने सिटीजन्स की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे, वे कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट। सबको बेटर इनकम मिले, गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स लाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे फॉरेन यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं हमारी कंट्री में आए, अपना बिजनेस सेटअप करें। अच्छी हेल्थ हो, एजुकेशन अच्छी हो, इनकम अच्छी हो, पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी हो, जो पब्लिक को अलग अलग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो गई, ओके, वाटर फैसिलिटी हो गई, ये सब फैसिलिटी पब्लिक को अच्छी दी जाए, यही है नेशनल डेवलपमेंट। तो हमने ये तो देख लिया
कंट्री का डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, कंट्री का डेवलपमेंट विकास क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई डिफरेंट कंट्रीज जो होती है ना, उनको कंपेयर करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को, उनके विकास को कंपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है इनकम। कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए दूसरी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं, बट इनकम सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकम के बेसिस पे कुछ कंट्रीज़ को डेवलप और अंडर डेवलप माना जाता है। जिस कंट्री में इनकम सबसे ज़्यादा हो, मीन्स अगर किसी कंट्री के अंदर मान लेते हैं कंट्री 1 है, वहाँ पे इनकम जो है ना लोगों की वो बहुत ज़्यादा है, तो कंट्री की इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ऐसा माना जाता है भाई अगर किसी देश में, किसी कंट्री में लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वो डेवलप है, और वहीं एक ऐसी कंट्री 2 मान लेते हैं, वहाँ पे जो इनकम है वो कम है, वहाँ पे कमाने वाले जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो कम है, ठीक है। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे इनकम कम होती है उन्हें माना जाता है अंडर डेवलप कंट्रीज। तो इनकम जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है जिस देश के अंदर, जिस कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। क्यों? अगर ज़्यादा पैसे होंगे किसी कंट्री के पास तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और जो दूसरी पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगा उन कंट्रीज़ के कंपेरिजन में जहाँ पे लोगों की इनकम कम है, ठीक है। अच्छा, एक टर्म यूज होता है इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री से सिंपल मीनिंग है एक कंट्री के अंदर जितने भी रेसिडेंट्स हैं, रेसिडेंट यानी किसी कंट्री में रहने वाले लोग, ठीक है। एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो इनकम होती है उसको जब अपन प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, हमें मिल जाती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, मीन्स इनकम ऑफ द कंट्री। हमने बात करी इनकम जो होती है इंपॉर्टेंट होती है कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। इनकम में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। ये आपके 2026 के पेपर में पूछा था, पर कैपिटा इनकम को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है। तो पर कैपिटा इनकम सिंपल होता है टोटल इनकम जो कंट्री की उसे डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन कंट्री से, ठीक है। मान लेते हैं कंट्री के अंदर जो टोटल इनकम है वो है 10,000, ठीक है, और यहाँ पे जो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन है वो है 100। ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी कंट्री में 100 लोग नहीं होते, लाखों में रहते हैं। तो टोटल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, यहाँ से 0 का है, यहाँ से 0 का है, तो मैं कह सकता हूँ पर कैपिटल इनकम कितनी होगी। जिस कंट्री का हमने एग्जाम्पल देखा है 100, है ना। तो इस कंट्री के अंदर जो 100 लोग हैं वो हर एक शख्स 100 रुपये कमा रहा है। ये हमें सिर्फ आइडिया देता है, एवरेज देता है, मीन्स एक आइडिया देता है भाई इस कंट्री में एक शख्स इतने पैसे कमा रहा होगा। अच्छा, ये जो पर कैपिटल इनकम का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने। जिस तरह सारी कंट्रीज़ का एक बैंक होता है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? RBI। उसी तरह जितनी भी कंट्रीज़ का जो सेंट्रल बैंक होता है उनका अकाउंट जिस बैंक में होता है उसका नाम होता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो जो एवरेजेस यानी पर कैपिटल इनकम जो होती है ये यूज़फुल होती है कंपैरिजन के लिए, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए, बट ये डिस्पैरिटीज़ यानी कमियों को छुपाती है। डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कमियां या असमानताएं, ठीक है। अच्छा, कैसे छुपाती है उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। दो कंट्रीज़ को हम कंपेयर करेंगे, कंट्री 1 और कंट्री 2 को। नीचे की तरफ कंट्रीज आ जाएंगी और यहाँ से लेफ्ट टू राइट की तरफ आ जाएंगे आपके सिटीजन, ठीक है, जो एक कंट्री में रहते हैं। टोटल 5 सिटीजन है। पहले बात करते हैं कंट्री 1 की। कंट्री 1 में जो पहला सिटीजन है वो 9500 रुपीज़ यानी 9,500 कमा रहा है। दूसरा सिटीजन 10,500, तीसरा 9,800, इसी तरह चौथा सिटीजन 10,000 रुपये और फिफ्थ सिटीजन 10,200। तो इन पूरी इनकम्स को आप जब ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़। अपन को क्या निकालना है? पर कैपिटल इनकम। तो ये जो टोटल इनकम आ गई इसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। कंट्री 1 में कितने लोग हैं? 5 लोग। तो हमारे पास पर कैपिटल इनकम कितनी आ जाएगी? 10,000, है ना। तो मैं कह सकता हूँ इस कंट्री के अंदर जो 5 लोग हैं वो हर एक शख्स 10,000 रुपये कमाता है, ठीक है। बट रियल में ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो एक शख्स 9.5 कमा रहा है, वहीं दूसरा शख्स 10,500 रुपये कमा रहा है, कोई 10,000 रुपये कमा रहे हैं ना। तो पर कैपिटल इनकम डिस्पैरिटीज़ को छुपाता है, ठीक है, असमानताओं को, कमियों को। वहीं अगर अपन कंट्री 2 की बात करें तो उसके अंदर पहला सिटीजन 500 कमा रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब 500 कमा रहा है। बट जो फिफ्थ सिटीजन है वो 48,000 रुपीज़ कमा रहा है, ठीक है, अर्न कर रहा है। इसको भी जब अपन टोटल करेंगे तो 5,000 आ जाएगा। रेसिडेंट्स कितने हैं? 5, 5 से डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है, 10,000 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ हर एक शख्स कंट्री 2 के अंदर 10,000 रुपये कमा रहा है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने देखा खाली एक शख्स 48,000 कमा रहा है, बाकी जो बचे हुए 4 रेसिडेंट है वो 500 रुपीज़ कमा रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो आप कितनी कमी है, कितना गैप है इनकम के अंदर, ठीक है, अमीर और गरीब में। तो इसलिए जो इनकम होती है खाली उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते एक जो कंट्री डेवलप है या नहीं है। अच्छा, अपन ने देखा पर कैपिटल इनकम क्या होता है, ठीक है।
पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वर्ल्ड बैंक ने। ये भी देखा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो होता है ना, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एक रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड मार्केट्स में पूछा जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड से याद रखना, वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट में क्राइटेरिया देता है वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए। रिच कंट्रीज जिन्हें हाई इनकम कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और लो इनकम कंट्रीज जिन्हें पुअर कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। इनकम के बेसिस पे ऐसा माना जाता है रिच कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितनी होती है? जहाँ पर पर कैपिटा इनकम 13,936 यूएस डॉलर हो, है ना, यूएस डॉलर हो, यूएस की करेंसी हो। किसी कंट्री के अंदर अगर कोई शख्स पर कैपिटा इनकम 13,936 डॉलर के उससे ज़्यादा है तो वो कहलाती है रिच कंट्रीज़। वहीं अगर जो लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे पर कैपिटा इनकम यानी एक साल के अंदर यहाँ पे एक शख्स इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे कंट्रीज़ जो होंगी रिच कंट्रीज़ कहलाएंगी या पुअर कंट्रीज़ कहलाएंगी। वहीं अगर जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं या फिर लो इनकम कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम अगर 1,135 यूएस डॉलर या उससे कम हो तो वो कहलाती हैं लो इनकम कंट्रीज़। इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है हमारा लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में, ठीक है। इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। इंडिया के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है 2026 के अकॉर्डिंग वो है हमारी पर कैपिटा इनकम 2,695 यूएस डॉलर, ठीक है। इंडिया के अंदर हर एक शख्स 2,695 डॉलर कमाता है। जब आप डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये इनकम, ये अमाउंट बहुत बड़ा दिखेगा। अच्छा, ये जो डेटा होता है ना, मैंने जैसे अभी आपको डेटा दिखाया, ये हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है, तो टेंशन मत लेना। जो लेटेस्ट बुक हो आपकी, जो लेटेस्ट एडिशन है, जो बुक में डेटा दिया हो वो यूज़ करना। हालांकि मैंने ये डेटा बुक से ही लिया है, आप देख लेना आपके पास कौन सा एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन वाली बुक भी लेना आप। तो हमने देख लिया पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम के अलावा वो क्या दूसरे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट खाली हम इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते, मीन कंपेरिजन नहीं कर सकते डेवलपमेंट का खाली इनकम के बेसिस पे, दूसरी चीज़ों को भी देखना होता है। तो जो एवरेज इनकम होती है या पर कैपिटा इनकम होती है वो डिस्पैरिटीज़, कमियों को छुपाता है। पर कैपिटा इनकम की वजह से ये पता नहीं चलता कि भाई टोटल इनकम, जो कंट्री की टोटल इनकम है, टोटल पैसा जो कंट्री कमा रही है उसमें जो अमीर है, जो रिच क्लास है वो कितना कमाती है और जो पुअर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कितना योगदान दे रहे हैं। हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा था एक कंट्री के अंदर एक शख्स 48,500 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, वहीं जो दूसरे लोग थे वो खाली 500 कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो इस कंट्री के अंदर अमीर और गरीब में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इनकम में। तो ये रहा एक टेबल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे। अगर अपन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स लिए, हरियाणा, केरल, बिहार, ये इंडिया के स्टेट्स हैं। अगर अपन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देखें कौन सबसे ज़्यादा डेवलप होगा तो यहाँ पे हरियाणा सबसे डेवलप दिख रहा है, ठीक है, और सबसे कम डेवलप कौन दिख रहा है? बिहार 3rd नंबर पे, और 2nd नंबर पे कौन आ रहा है? केरल, ठीक है। बट क्या असल में हरियाणा, केरल और बिहार से ज़्यादा डेवलप है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, पहले इन दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और लिटरेसी रेट क्या होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिंपल मीनिंग में जाने तो 1000 बच्चे पैदा हुए और 1 साल कंप्लीट करने से पहले उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की डेथ हो गई, ये कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट डाई बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। 1 साल के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए वो बच्चे 1 साल कंप्लीट करने से पहले उनमें से कितने बच्चे मर गए, वो कहलाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होते हैं 1 साल के अंदर, यानी 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक आइडिया के लिए अपन ये देखते हैं कि भाई 1000 बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे मर गए। तो हरियाणा में जब भी 1000 बच्चे पैदा होते हैं और वो 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो 1000 में से 28 बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। वहीं केरल की बात करें तो खाली 6 चिल्ड्रन की, 6 बच्चों की डेथ होती है, और बिहार में 27 बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल कंप्लीट करने से पहले। तो अगर मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे देखूं तो कौन डेवलप होगा? भाई केरल आएगा फर्स्ट पे,
है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बेसिस पे। सेकंड पे बिहार आ रहा है और थर्ड पे हरियाणा, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा लिटरेसी रेट। सिंपल वर्ड्स में जानो, पर्सन कोई भी शख्स 7 साल या उससे ज़्यादा की एज का है जो लिख सकता है और जो उसने लिखा है उसे पढ़ सकता है, वो कहलाता है लिटरेट, ठीक है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो जो लिटरेसी रेट है हरियाणा में ये है 84%, केरल में 94% एंड बिहार में 62%। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? केरल, सेकंड नंबर पे हरियाणा और थर्ड पे बिहार, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ केरल का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, होगा नहीं होगा, कह सकता हूँ ना। तो पर कैपिटा इनकम में भले ही हरियाणा आगे था, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, इन सब में केरल हरियाणा और बिहार से कई गुना आगे है। तो हमने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरल में ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरल में ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो हेल्थ केयर है वो अच्छा होगा। भाई हेल्थ केयर अच्छा है तभी तो बच्चों की डेथ नहीं हो रही। लिटरेसी रेट केरल में अच्छा है, तो भाई यहाँ पे जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का सिस्टम वो भी बेटर होगा, बेटर एजुकेशन होगी यहाँ पे, तभी तो बच्चे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतनी ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और कई बार ये भी देखा जाता है अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होती है तो डेवलपमेंट हाई होता है, लिटरेसी रेट, वहीं अगर लिटरेसी रेट हाई होता है तो डेवलपमेंट भी हाई होता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता है तो डेवलपमेंट बड़ा होता है, हाई होता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, इक्वेलिटी यानी समानता, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ये भी ज़रूरी एसेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं डेवलपमेंट को देखने के लिए किसी भी कंट्री के। ओके, अच्छा ये जो डेटा था ये कहाँ से लिया गया है? इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे इसको रिलीज कौन करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। ये भी आपके बुक में दिया था, 1 मार्कस में पूछ सकता है, याद रखना। इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, यानी वो सारी सुविधाएं जो सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है अपने सिटीजन्स को। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? दीज आर एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय, जो दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किसके लिए? अपने सिटीजन्स के वेलबींग के लिए, अपने सिटीजन्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान। अब भाई इंसान की क्या ज़रूरत है? खाना, खाने के लिए खाना हो, रहने के लिए घर हो और पहनने के लिए कपड़ा हो, तो यही होती है रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नीड्स, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं ताकि जो बेसिक नीड्स हैं सिटीजन की वो पूरी हो सकें और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों का वो भी इम्प्रूव हो। एग्जाम्पल के तौर पे जो पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है उसमें क्या आती है? वाटर फैसिलिटी, आपके घरों पे पानी आता है, कहीं पे नहीं तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगवा देती है सरकार। सैनिटेशन, साफ़ सफाई का ध्यान, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो सरकारी बसें हैं वो सरकारी व्हीकल्स चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली आपके घरों में आती है, साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? ये राशन की शॉप होती है, देखा होगा आपने, राशन दिया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है, फ्री में। इसको जो लोग BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं, ठीक है, BPL लाइन से अगर नीचे हो गए तो आपको राशन देती है सरकार। अच्छा ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती क्यों है? देखो मान लेते हैं ऐसा शख्स है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है, वहीं दूसरा शख्स है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा। तो भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को, तो क्या जो दूसरा शख्स प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता बच्चे को, वो अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं देगा? कौन देगी? सरकार देगी। अच्छा एक और टर्म दिया हुआ है आपकी बुक में, बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा जब भी आप NCERT रीड करोगे ना अपनी क्लास 10th इकोनॉमिक्स की, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं दिया, तो मैंने इसको एक नोट फॉर्म में यहाँ पे पूरी समरी बना दी है, ठीक है, आप चेक कर लेना चैप्टर पढ़ने के बाद। जो PYQs हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जब आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको ये देखोगे कि भाई आप उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि भाई ये सर नोट्स बना रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं, कहीं आएगा नहीं आएगा। मैंने कई घंटों की रिसर्च के बाद ही ये नोट्स बनाए, ठीक है, PYQs को ध्यान में रख के, और आपके बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सारी बातों को ध्यान में रख के। देखो बॉडी मास इंडेक्स सिंपल वर्ड में हम जाने, हमारा जितना वेट है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी हाइट कितनी है, या फिर हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वेट कितना है, यही होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स मीनिंग इट इज़ अ नंबर that shows whether a person's weight
इज़ हेल्दी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। हमारा वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। जो वेट होता है उसको किलोग्राम्स में लिया जाता है और जो हाइट है उसको मीटर्स स्क्वायर में ली जाती है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स का नंबर 18 या उससे कम आए तो आप हो अंडरवेट यानी दुबले पतले हो आप। 25 से ऊपर, आप 25 से ऊपर आए तो आप ओवरवेट हो, मोटे हो आप। 18 से 25 के बीच में आए तो आप हेल्दी हो, ठीक है। अगर 25 से ऊपर आ गए तो आप क्या हो, जियान हो आप। देन बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको पब्लिश यानी रिलीज किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, एक इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जो कि कंट्रीज को इवेल्युएट करता है, कंट्रीज का मूल्यांकन करता है। टोटल 193 कंट्रीज को रैंक करता है डेवलपमेंट के बेसिस पे। अच्छा, हमने अभी देखा था जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो खाली एक क्राइटेरिया यूज़ करता है जो कि होता है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 3 क्राइटेरियाज को, 3 इंडिकेटर्स को यूज़ करता है, यानी 3 चीज़ों को देखता है कंट्रीज को रैंक करने के लिए डेवलपमेंट के बेसिस पे, जिसमें होता है हेल्थ है, एजुकेशन है, इनकम भी है। इनकम में वही पर कैपिटा इनकम जो रहती है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है इनकम में देखता है। एजुकेशन में ये देखता है 25 साल या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उन्होंने कितने साल स्कूल गए। और हेल्थ में देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है कौन कितना जिएगा। तो हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको रिलीज़ किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि कंट्रीज को रैंक करता है डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 इंडिकेटर्स में, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ओके, तो वही बात है, ये 193 कंट्रीज को रैंक करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। जो इसमें टर्म्स यूज़ होते हैं उसके मीनिंग देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स करता है, बताता है एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। पैदा होने पे एक शख्स कितने साल जिएगा। पर कैपिटा इनकम को डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए। अब देखो आप, यूएस के अंदर क्या चलते हैं, डॉलर। इंडिया के अंदर क्या चलते हैं, रुपी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये इंडिया का डाटा रुपी में लेने लगे और यूएस का डॉलर में ले रहा है तो क्या यहाँ पे डिफ़िकल्टी आएगी ना कंपेयर करने के लिए। तो इसलिए सब कंट्रीज़ का डाटा ये क्या करते हैं, रुपी से कन्वर्ट कर देते हैं यूएस डॉलर में, ताकि कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। ओके, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन एक्सपेक्टेड टू लिव। तो ये रहा इसका डाटा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका डाटा है 2023-24 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में देख लेना कौन से साल का डाटा दिया हुआ 2026 के एडिशन में, उसके बेसिस पे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जो 2023-24 की रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसमें टॉप कर रहा था स्विट्जरलैंड ने, यानी सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री स्विट्जरलैंड है। उसके बाद आया था श्रीलंका 89, ठीक है। मतलब मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इंडिया की जो नेबर कंट्रीज है उसमें श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब आते हैं, तो इसलिए मैं इन सबको बता रहा हूँ। बांग्लादेश की 130 रही थी। इंडिया की बात करें, इंडिया की याद रखना 134 थी, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका हमारी कंट्री से कितने छोटे हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में उनकी रैंकिंग हमसे ज़्यादा थी। वहीं अपन बात करें नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, इन सब की हमसे कम थी, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में या रिपोर्ट में जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया से ज़्यादा किसकी रैंक थी, इंडिया से कम कौन सी कंट्रीज़ की रैंक थी। तो एक आइडिया रखना, श्रीलंका बांग्लादेश की ज़्यादा थी, ठीक है, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान इन सब की कम थी। एंड लास्ट में आता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल वर्ड्स में अगर मीनिंग देखें तो रिसोर्सेज, संसाधनों का यूज़ करना, यूटिलाइज का मतलब यूज़ करना, इस तरीके से यूज़ करना कि भाई जो आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इन चीज़ों का यूज़ कर सके, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े कि भाई हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो इन चीज़ों का यूज़ कर लिया लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स में आता है आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर अपन ओवर यूज़ करते रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे तो स्कैरसिटी का मतलब है कमी, इन रिसोर्सेज की यानी फॉसिल फ्यूल्स की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करना इस तरीके से करना कि आने वाली जनरेशन भी उन चीज़ों का यूज़ कर पाए, रिसोर्सेज का। इसके अलावा 2 टर्म्स और दिए थे आपकी एनसीईआरटी की बुक में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये ऐसे संसाधन होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेनिश हो जाते हैं नेचर के द्वारा, ठीक है, प्रकृति के द्वारा। रिप्लेनिश का मतलब होता है रीस्टोर, ओके।
इनका यूज़ कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद ये वापस से यूज़ करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्राउंड वाटर। आपने ग्राउंड वाटर पूरा ख़त्म कर दिया, बट जैसे जैसे बारिश होती जाएगी ग्राउंड वाटर वापस से बन जाएगा, ठीक है। फिर हम उसको दोबारा से यूज़ करके ख़त्म कर सकते हैं। यही तो काम है हमारा। और सेकेंड टर्म है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनका एक बार हमने यूज़ कर लिया वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और इनको रिन्यू होने में, वापस से बनने में लाखों सालों का समय लग जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। तो ये था पूरा चैप्टर। रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डेवलपमेंट क्या होता है। भाई जो भी हमारी प्रेजेंट लिविंग कंडीशन होती है उसमें जो इंप्रूवमेंट होता है उसे ही कहते हैं डेवलपमेंट। फिर हमने देखा भाई अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। लैंडलेस लेबर के लिए अलग होगा, जो प्रोस्पेरस फार्मर है उनके लिए अलग होगा, ट्राइब्स के लिए अलग होता है, ठीक है। फिर हमने देखी नहीं, दो बातें क्लियर हो जाती हैं भाई। डेवलपमेंट गोल्स मीन्स जो डेवलपमेंट का मीनिंग होता है वो हर शख्स के लिए अलग होता है। जो चीज़ किसी शख्स के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे शख्स के लिए डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है कंट्री को, वही कहलाता है नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट को लेके भी जो लोग होते हैं उनके ओपिनियन अलग होते हैं। फिर हमने देखा था कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाता है, जिसमें हम यूज़ करते हैं इनकम, मोर प्रिसाइजली पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक देता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटीज यानी कमियों को छुपाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है जो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है, जिसमें पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे ये कंट्रीज़ को रैंक करता है। हमने देखा था इसमें जो इंडिया होती है हमारी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है। रिच कंट्रीज़ क्या होती हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज़ क्या होती हैं, ये सब हमने देखा था। फिर इनकम के अलावा हमने दूसरे क्राइटेरिया भी देखे थे, लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखा था, लिटरेसी रेट देखा था, जिसके बेसिस पे कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे रैंक किया जाता है। फिर हमने बात करी थी पब्लिक फैसिलिटीज़ की। ये ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को देती है। एग्जाम्पल के तौर पे सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाते हैं। देन हमने बात करी थी बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। भाई आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट कितनी है। देन हमने बात करी थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, जो कि यूएनडीपी रिलीज़ करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें 193 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के बेसिस पे, ठीक है। एंड लास्ट में हमने डिस्कस करा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का यूज़ करना इस तरीके से करना कि भाई जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का, इन चीज़ों का यूज़ कर पाए। जिसका बेस्ट एग्जांपल देखा था फॉसिल फ्यूल्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में हमने बात करी थी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिसका हमने यूज़ कर लिया फिर कुछ टाइम बाद वो वापस से रिन्यू हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो कि ख़त्म हो जाते हैं, है ना, उनका यूज़ कर लिया एक बार, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और वापस से रिन्यू होने में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लाखों सालों का समय लग जाता है। एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। तो ये था पूरा लेक्चर। तो मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था आपको बेस्ट क्वालिटी देने का। अच्छा, लेक्चर में मैंने एक बात नोटिस करी जब मैंने पूरा लेक्चर बना लिया कि इसके अंदर मैं एमसीक्यूज लगा सकता था आपके लिए, है ना, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पूछे जा चुके हैं वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता था। ट्राई करूँगा नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करने में। बट वीडियोस तभी आएंगी जब मुझे इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। मैं इतनी मेहनत करूँ, कोई देखे नहीं, आप लोग शेयर करो नहीं अपने दोस्तों के साथ। चैनल के ऊपर अभी भी 70 सब्सक्राइबर्स हैं खाली, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स तो आप करवा दो जून ख़त्म होने से पहले, ओके। और इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। और अगर मुझे कांटेक्ट करना है, मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर दिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर दिएगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मैं अपने चैनल के ऊपर क्लास 10 एमपी बोर्ड से रिलेटेड इंग्लिश और सोशल साइंस को टीच कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लास 10 से रिलेटेड सारे अपडेट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।